हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार है। और आप जानते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और ये जो सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। इसलिए एक कहावत कही जाती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसीलिए इस क्लास को, इस सीरीज को आप रेगुलर फॉलो कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा रैंकर टीचिंग का परिवार बड़ा हो सके। तो ध्यान रखेंगे, इन वीडियो में हम लोग जो टॉपिक करेंगे आज, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी करेंगे हम लोग, इन सीटू कंजर्वेशन। और आप जानते हैं इन सीटू कंजर्वेशन पे यूपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और बहुत से जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो परेशान नहीं होंगे, सर ये क्लास इंग्लिश में होगी क्या, टॉपिक तो इंग्लिश में लिखे हैं। तो इसकी वजह क्या है, पर्यावरण में जो टॉपिक होते हैं वो इंग्लिश के ही नाम सही से समझ में आते हैं। इसकी वजह क्या होती है, पर्यावरण में जो अधिकतर काम हुए हैं वो वर्ल्ड वाइड जो फॉरेन राइटर हैं उन्होंने किए हैं। इसलिए आप देखते हो ज़्यादातर पर्यावरण में जो नाम मिलते हैं वो विदेशी लेखकों या पर्यावरणविद के मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो नाम रखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा है जैव विविधता। आखिर ये जैव विविधता होती क्या है, हम इसे समझते हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैव का मतलब होता है लिविंग। लिविंग मतलब होता है जो जीवित हैं, यानी जीवित जीव जंतुओं की जो विविधता होती है। अब मान लीजिए एक जंगल में शेर है, लेकिन शेर बहुत ज्यादा हैं, इसको हम जैव विविधता नहीं बोलेंगे, हम उसे जैव विविधता बोलेंगे। जंगल तो एक ही है, उसमें शेर भी है, हिरण भी है, जेब्रा भी है, मंकी भी है, भैंस भी है, सब कुछ है। तो जितनी वैरायटी होगी उसी को बोलेंगे हम लोग बायोडायवर्सिटी। आगे देखते हैं, यह जीवन की सभी किस्मों को संदर्भित करता है, जिसमें पौधों की वैरायटी, जानवरों की, कवक की और सूक्ष्म जीवों की, यानी इस धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों की जैव विविधता को यह दर्शाता है। ठीक है, जिसमें जिस निवास स्थान में वह निवास करते हैं, भूमि पर, पानी में, ऊंचाई पर, समुद्र में। यानी यहां जरूरी नहीं कि एक जंगल का ही एग्जाम्पल लिया जाए। अगर किसी तालाब और नदी में देखेंगे तो वहां क्या है, केकड़े भी है, मछली भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है। यानी जहां भी आप देखिए वहां जीव जंतुओं की अनेकता पाई जाए, उसी को हम बोलेंगे बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये जो बायोडायवर्सिटी शब्द है, इस शब्द को पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया, ई ओ विल्सन। ये नाम याद रखिएगा। अब देखो यहां पे आ गया ना, ऐसे ही नाम यूपी टेट में पूछे जाएंगे, क्योंकि और देखो अब इस नाम की हिंदी थोड़ी होगी, ये तो नाउन है। तो इसलिए ज्यादातर जो पर्यावरण में काम किए गए हैं विदेशी जो पर्यावरणविद हैं उनके द्वारा किए गए हैं। इसलिए ये जो नाम होते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बायोडायवर्सिटी शब्द है ना, इस शब्द को पहली बार ई ओ विल्सन ने इस्तेमाल किया था, इसीलिए ई ओ विल्सन को फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी या इन्हें जैव विविधता का जनक भी कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, कभी एग्जाम में पूछ ले कि जैव विविधता क्या होती है। एक ही क्षेत्र में अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों की वैरायटी जब पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता शब्द को पहली बार दिया था ई ओ विल्सन ने। ये नाम भी याद रखिएगा जरूर से। आगे चलते हम लोग, अब देखते हैं जैव विविधता के 2 घटक कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखेंगे।
एक होता है स्पीसीज, एक होता है स्पीसीज रिचनेस, एक होता है स्पीसीज इवननेस। अब देखिए यहां पर समझिए, जब एक ही क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में विभिन्न प्रजातियों की संख्या पाई जाएगी, यानी यहां पर बताया जा रहा है एक छोटे से क्षेत्र में अनेक प्रकार के जब जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे तो उसे बोलेंगे बायोडायवर्सिटी रिचनेस। वहीं एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों की सापेक्षता, यानी यहां पे बोल रहा है इवननेस। इवननेस का मतलब समझिए एक जैसे, यानी एक जंगल ऐसा है जहां पर केवल हिरण ही भरी पड़ी है, नंबर तो ज्यादा हैं लेकिन ये क्या है, यहां पर विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों की सापेक्षित प्रचुरता बता रहा है, यानी एक ही, यानी इसमें क्या रहा है रिलेटिव अवेयरनेस, यानी यहां पे संख्या की बात कर रही है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंट स्पीसीज की बात की जा रही है, यानी जब जीव जंतुओं की वैरायटी की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे रिचनेस, और जब हम एक ही प्रकार के जीवों की संख्या की अधिकता की बात करेंगे तब हम बोलेंगे उससे इवननेस। तो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हिंदी में शायद इतनी ना समझ में आए, लेकिन समृद्धता का मतलब क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी, और समता मतलब कैसी होती है, एक समान। तो एक प्रकार की प्रजातियों की संख्या जब ज्यादा पाई जाएगी उसे बोलेंगे इवननेस। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार आप लोग थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, और जो ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में हमसे ब्लंडर मिस्टेक करवा देती हैं। क्योंकि होता क्या है, अब पहले, क्योंकि ध्यान रखिएगा यूपी टेट का एग्जाम 3-4 साल बाद हो रहा है, और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी शिक्षक भी हैं उनको भी यूपी टेट का एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बार अगर पेपर थोड़ा सा भी चेंज आया तो बहुत से बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसलिए बोलूंगा कि आप लोग मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यूपी टेट में जो ईवीएस का सेक्शन है उसमें कहने के लिए ईवीएस है, लेकिन आप जानते हो उस ईवीएस में इन्वायरमेंट के अलावा ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, यूपी जीके भी कुछ आ जाती है, करंट अफेयर भी आ जाती है। मतलब एक अच्छी खासी खिचड़ी पका रखी है। क्योंकि अगर आप अदर एग्जाम देखेंगे सीटेट वगैरह तो उसमें क्लियर कट पर्यावरण मतलब पर्यावरण, लेकिन सीटेट भी ऐसा कर रहा है। आप कहोगे सर कैसे, इस बार ईवीएस के पेपर में देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए। हड़प्पा सभ्यता का पर्यावरण से क्या संबंध है यह पूछा गया। सबसे पहले किस जानवर को पाला गया यह पूछा गया। किसके पालने के नहीं अवशेष है यह पूछा गया। तो अब देखिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए मैं एक आप लोगों से उम्मीद करता हूं बिल्कुल सीरियस होकर टॉपिक को पढ़ें और इनके नोट्स बनाइए, और इसकी पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगी। लेकिन देखिए हमारे संस्थान ने एक वादा किया आप लोग से कि यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ाएंगे, पेड वाली क्लास जैसी। लेकिन इतनी उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि जब हम पेड वाली क्लास आपको बिना पैसों के, जो हमने ये वादा किया कि कहीं भी पेड क्लास हो रही है आप मत लीजिए, सब कुछ आपको यहीं पढ़ाएंगे। तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जब ये वीडियो 2000 प्लस पहुंच जाएगी तो आपको रैंकर टीचिंग के टेलीग्राम चैनल में मैं खुद आपको पीडीएफ डाल दूंगा। एक छोटा सा टारगेट है, इसलिए बहुत बड़ा नहीं कि कई लोग आपसे चैनल पे बोल देते हैं 1 लाख पहुंचा दीजिए, 50,000 नहीं, हम 2000 की बात कर रहे हैं। आप छोटे छोटे टारगेट, अगर आप सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप क्लास को जहां जहां भी जुड़े हैं अगर उसे शेयर कर दें तो विश्वास कीजिए 2000 तो मैंने बहुत छोटे संख्या बोल दी, आप लोग इसे 20,000 भी बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्पीसीज
डायवर्सिटी, प्रजातियों की विविधता, ये क्या, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रजातियों की किस्में जैसे जानवर, पेड़ पौधे, कवक, सूक्ष्म जीवों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए एक चीता और एक बिल्ली दोनों समान वंश से संबंधित हैं, लेकिन विभिन्न प्रजातियां हैं। यानी इनके जो वंश हैं, यानी इनके दादा परदादा सेम हैं, लेकिन आज ये दिखने में अलग हो गए। ठीक है, जलवायु का असर कह लीजिए, जीन का असर कह लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप डॉग की वैरायटी देखते हो, चाहे वो लेब्राडोर हो, चाहे पमेलियन हो, चाहे वो पिटबुल हो, है सभी क्या, सभी एक ही वंश के हैं डॉग के, लेकिन सभी अपनी जलवायु और जीन के अनुसार अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं, ये देखेंगे। तो ध्यान रखें, जैव विविधता के प्रकारों को हम समझेंगे यहां पे बच्चे। इसलिए मैं वो कोर चीज पढ़ा रहा हूं कि अगर आप लोग कहीं भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान रखिए, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अब ये क्या रहा है, जब किसी प्रजाति के, विशिष्ट प्रजाति के भीतर जीनों में, यानी उनके जीन में ही बदलाव हो जाए, तब एक समय के बाद जब ये प्रजाति एक विशेष वातावरण को ग्रहण कर लेती है तो ये बिल्कुल अलग प्रजाति के रूप में निकल के आती है। ठीक है, अब सोचो बिल्ली कितनी छोटी सी होती है। आप देख लीजिए, बिल्ली को मार के भगा देते हैं, आराम से वो भाग जाती है, लेकिन क्या आप टाइगर को मार सकते हो? नहीं, वो भी बिल्ली परिवार की है। ये क्या हुआ, धीरे धीरे बिल्ली के जीन चेंज हो गए और टाइगर के अलग है। तो अब क्या हुआ, अब दिखने में वो एक जैसे दिखते हैं, एक ही परिवार के, लेकिन उनके जीन में चेंज हो गया है। इसीलिए वो उन्होंने अपने आप को अपने वातावरण में ढाल लिया है। बीमारियों के अनुकूल बनाने की अनुमति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए देखा गया जर्मन शेफर्ड कुत्तों की वैरायटी, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनके जीनों में अंतर आ गया है। इनके जीन अब बदल चुके हैं, इसलिए देखने में एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ते हैं। यह ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इकोसिस्टम डायवर्सिटी, पारिस्थितिक प्रणाली या सामुदायिक विविधता। देखो विविधता बारे समझिए, यह उन सभी विभिन्न निवास स्थानों को संदर्भित करती है जो मौजूद है, जैसा कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ठंडे और गर्म, मरुस्थल, आर्द्र, नदियां, पर्वत आदि जैसे पारिस्थितिक प्रणाली में परिवर्तित होती है। अब देखो मान लीजिए दो डॉग थे, मैं डॉग का एग्जांपल लूंगा। अब ये साथ खेलते थे, लेकिन बीच में एक नदी बहने लगी और ये पहाड़ आ गया। एक डॉग इस साइड रह गया, एक इस साइड। हजारों साल बाद क्या होगा, हजारों साल बाद इनकी प्रजातियां एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ेंगी। अब देख लो, हाथी देख लो, दूर मत देखिए। जो भारतीय हाथी है, एशियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट, दोनों के साइज में अंतर है, दोनों के काफी बदलाव देखे गए। क्यों? उन्होंने अपने अपने जलवायु के अनुसार अलग अलग एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, पारिस्थितिक प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ ढंग से अनुकूलन बनाने वाली प्रजाति प्रधान होती है। इसी पर डार्विन की थ्योरी लागू हो जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये ठीक है, सर्वोच्चता का सिद्धांत। यानी आपने देखा होगा पर्यावरण में वही जीव आगे बढ़ पाता है जो ताकतवर है, जो मेहनत करता है, जो दूसरे पर विनर के रूप में निकल के आता है। आप अपने दूर मत जाइए, आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास आपने गली के कुत्ते देखे होंगे। आप ध्यान दीजिए, उसमें अगर एक
डॉगी 8-10 बच्चे को जन्म देती है, तो बाद में 1-2 महीने बाद आप देखोगे उसमें 2 ही या 3 बचते हैं। चाहे जो वजह हो, चाहे दूध का संघर्ष हो, चाहे लड़ाई का संघर्ष हो, चाहे शिकार करने की प्रवृत्ति हो। वो एक मजेदार एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोग को पर्यावरण में, जो बहुत शानदार है, और हो सकता है आप में से कई लोग ने पहले से जानते हो, नहीं जानते होंगे तो आप लोग को कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या? जो शार्क मछली होती है वो रहती पानी में है, लेकिन होती वो मैमल्स है, ठीक है, स्तनधारी होती है। जब पता है उसके पेट में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो पेट के अंदर ही बच्चे एक दूसरे से फाइट करते हैं। सोचिए, पेट के अंदर ही संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष और सर्वाइवल एक प्रकृति का नियम है, लेकिन ये हमारे मानव समाज में संतुलनकारी देखा जाता है, क्योंकि हम लोग एक समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन प्रकृति के अंदर यह हिंसक देखा जाता है, जब एक ही मां से पैदा हुए 2 टाइगर एक समय के बाद अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं। एक ही मां के पेट से पैदा हुए 2 डॉग अपने एरिया के लिए संघर्ष करते हैं। अब देखिए, हमने आज से एक नई चीज स्टार्ट की है कि जो टॉपिक को हमने बीच में से छोटा छोटा तोड़ लिया है, और हम देखेंगे इसके अनुसार क्या होगा। यहां पर हमने उसी टॉपिक से जो हमने पढ़ लिया है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को यहीं पर डील करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, आप लोग आंसर करेंगे इसका। बताइए, जैव विविधता हम किसे कहेंगे? अभी समझा के आया हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग का आंसर होगा। एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधों और प्राणी जात की विविधता, ये समझेंगे। अब देखो, हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में जब आए तो हम गलत हो सकता है 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हो। यहां तो मैं आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। बहुत से वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, नहीं, बहुत से नहीं, एक ही वन की बात होगी, काट दीजिए, क्योंकि एक ही क्षेत्र की बात हो रही है, एक क्षेत्र विशेष की। एक वन क्षेत्र में एक प्रजाति की बहुलता नहीं, ये क्या है? ये प्रजाति समता है, बताया था मैंने। उपयोग में सही नहीं, केवल ए होगा आंसर। अब निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड बायोडायवर्सिटी? बच्चों, चाहे जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। और आप सभी लोग आंसर कीजिए। ये मत समझिए कि मुझे नहीं आता है, आप लोग यहां सीखने आए हैं। मैं देखता हूं कई बार बच्चे आंसर नहीं करते हैं, ठीक है, सोचते हैं दूसरा, और जब दूसरा आंसर कर देता है तब सोचते हैं अरे मैं तो यही सोच रही थी, मैं तो यही सोच रहा था। नहीं, आप आंसर किया कीजिए सभी लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? WG रोजन, सी आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहां बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, देखो यहां पे क्या है, यहां पे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी टर्म्स को पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? वहां पर केवल बायोडायवर्सिटी है, यहां पर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, इनमें अंतर समझ जाएंगे तो एग्जाम में कभी भी गड़बड़ आपसे नहीं होगी। चलिए आंसर करेंगे इसका। इसका हो जाएगा
जे ऑर्थर हैरिस। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, यूपी टेट का एग्जाम सी टेट से बिल्कुल अलग होगा। यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन सीधे आएंगे। अगर वो पता है तो आप टिक करोगे, नहीं तो वो गलत हो सकता है। अब बताइए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैव विविधता के ह्रास के लिए, यानी जैव विविधता के नुकसान के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक जिम्मेदार है? और विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन सबसे इजी दिखने में दिखता है और अधिकांश बच्चे इसको गलत करते हैं। चलिए आप लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है आवासीय विनाश। तो सर आवासीय विनाश से जैव विविधता का मतलब क्या है? अब जंगल क्या है? टाइगर का घर है। आप जंगल ही काटोगे तो टाइगर तो अपार्टमेंट में आएगा ना अपना हिस्सा मांगने। लोग कहते हैं तेंदुआ शहर में आ गया। तेंदुआ शहर में नहीं आया, हमने अपने जंगल और रिसोर्ट, अपने घर और रिसोर्ट जंगल में बनाना स्टार्ट कर दिया है। हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, शेर शहर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें यह फर्क समझना पड़ेगा, सीमाओं का उल्लंघन हम इंसानों ने किया है, ना कि जानवरों ने किया है। तो ध्यान रखिए, इसीलिए सरकार क्या करती है? जंगलों को बढ़ा रही है, नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे इंसान और इन प्राणियों में संघर्ष ना हो। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, टाइगर ने अटैक कर दिया, हाथियों का अटैक हो गया। ये सब क्या है? ये मानव और प्राणी जगत का क्या है? संघर्ष दिखाता है। चलिए अब देखो, बायोडायवर्सिटी के लिए हमने प्रकार देख लीजिए, उसके कारण समझ लिए हमने। अब देखते हैं बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। और यहां से भी यूपी टेट में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। मैं इसलिए कहता हूं आप लोग प्रीवियस, ये जब मैं सीटेट पढ़ा रहा था तब भी मैंने आप लोग को बोला था कि पीवाईक्यू जरूर देखा कीजिए। मैं भी यहां पीवाईक्यू की सीरीज चलाऊंगा, लेकिन आप लोग पहले से देखते रहेंगे तो जब हम लोग पीवाईक्यू चलाएंगे तब आपकी कॉन्फिडेंस और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक आप पहले कर लोगे, पीवाईक्यू आप आराम से कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत स्मूथली हो जाएंगे। देखिए, एक होता है 90 मार्क्स, एक होता है 120 और 130 प्लस मार्क्स। तो अगर बच्चों 130 120 प्लस खेलना है तो ये कोशिश करनी होगी कि हर सेक्शन में 25 प्लस मार्क्स लेके आइए। तो ये कब होगा? जब आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करोगे और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। और ये करना आपको है, क्योंकि हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं। आप देखिए, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, इंस्टीट्यूट। ध्यान रखेंगे, इसके एग्जाम में हिंदी नहीं देता है, मैं हिंदी लेके आया हूं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल एग्जाम में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो रैन शैडो रीजन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रैन शैडो लिख रहे हैं। अब हिंदी मीडियम का बच्चा फंस गया ना, इसलिए कहता हूं जो कीवर्ड होते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं, उनको इंग्लिश में ही याद किया कीजिए। ध्यान रखेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? अब समझिए, जब कोई टाइगर, जब कोई प्रजाति खतरे में आती है, मान लीजिए कोई हाथियों को कोई खतरा हो गया, तो हाथियों को बचाने के लिए अपने घर में थोड़ी हम हाथी को पालेंगे। अगर शेर में कोई संक्रमण रोग फैल गया तो उनको घर में थोड़ी रखेंगे। तो जब किसी प्रजाति को उनके प्राकृतिक आवास में ही बचाने का प्रयास किया जाता है। अब कहोगे सर प्राकृतिक आवास क्या होते हैं? प्राकृतिक जंगल हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये सब हमारे घर में थोड़ी होते हैं, ये जंगल को ही घेर कर या प्रोटेक्ट करके बनाए जाते हैं। तो देखिए ये लाइन पढ़ते हैं, जब प्रजातियों का संरक्षण उनके स्वयं के पारिस्थितिक तंत्र या निवास के भीतर किया जाता है,
जहां वे रहते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। बच्चों ये सब याद रखिए, इन सीटू मतलब ऑन साइट, जहां पर वो पाए जाते हैं। और इन सीटू के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, ये शब्द आपने इंग्लिश में ही सुने हैं। जैसे कहा जाता है ना, हम नॉर्थ इंडियन सब कुछ हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन साइन अपना अधिकांश लोग इंग्लिश में करते हैं। तो ये शब्द इंग्लिश में आप ज्यादा इजी टू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, बायो, देखो यहां इसी तरह करेगा, एग्जामिनर इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा बायोस्फीयर रिजर्व। अब जिस बच्चे को बायोस्फीयर रिजर्व की हिंदी और इंग्लिश दोनों पता है, वो आराम से कर लेगा। जिसको नहीं पता है, हो सकता है वो क्वेश्चन गलत कर दे। आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, आर्द्र भूमियां, ये सब क्या होंगे? ये प्राकृतिक क्षेत्र हो गए जहां पर जीव जंतुओं को बचाया जाएगा। जैसे कछुओं की प्रजाति, मगरमच्छ को कोई खतरा है तो घर में लाके थोड़ी पालेंगे, उनके लिए इन सीटू कंजर्वेशन करेंगे। अब मैं यहां पे आपको नेशनल पार्क नहीं पढ़ा रहा हूं, बस बता रहा हूं इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, नेशनल पार्क की मैं क्लास अलग से लूंगा। बस यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता दूं जो यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछ चुका है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को हम बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी कहां पर है बच्चों? शांत घाटी है आपकी केरल में। तो शांत घाटी कहां पर है? केरल में है। और यहां पर भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। जैव विविधता सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है शांत घाटी केरल में। वहीं उसी तरह गिर नेशनल पार्क पूछा गया है। जो गिर किसके लिए फेमस है? लायन के लिए। यह कहां पर है? यह गुजरात में है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो दुधवा नेशनल पार्क आप लोग कैसे भूल सकते हैं? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। कुल कितने टाइगर रिजर्व। वहीं आप देखो सरिस्का पूछ चुका है। सरिस्का कहां पर है? असम में है। और किस जानवर के लिए फेमस है? तो आप जानते हैं सरिस्का फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। वहीं केबुल लेमजाओ, केबुल लेमजाओ कहां पर है बच्चों? यह है मणिपुर में है। और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या है? यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह ध्यान रखेंगे। आपसे वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी, इसे क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह है उत्तराखंड में। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आप लोग को नेशनल पार्क की अलग से एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एक क्लास में हम लोग करेंगे। उसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये किस जानवर के लिए फेमस है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। यहां पर केवल हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यहां मैंने एग्जाम्पल रूप में नाम लिया। अब इन सीटू हो गया तो एक हो जाएगा एक्स सीटू। अब देखो नाम हिंदी में कितने टफ है। बाह्य स्थानी। अब बाह्य स्थानी जिसने प्रॉपर इन्वायरमेंट पढ़ रखा होगा वो तो एक बार के लिए समझ भी लेगा, लेकिन जो नया बच्चा होगा वो फंस सकता है। तो एक्स सीटू याद रखिएगा। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रजाति इतनी कम बची है कि विलुप्ति की कगार पे है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं। आपने नाम सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान में पाया जाता है। या
मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल, इनके संख्या 100 से कम बची है। तो अब क्या इनकी संख्या इतनी कम बची है कि इन पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो बेचारे समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए चीता भारत से समाप्त हो गए हैं। तभी तो चीता को दोबारा भारत में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, भारत में दोबारा स्थापित किया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, जिन जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है तो उनको विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनको उन जंगलों से बाहर निकालकर या आर्टिफिशियल एरिया बनाकर उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सबसे फेमस है, देखो मैं पढ़ देता हूं परिभाषा। प्रजातियों का संरक्षण उनके आवास के बाहर वैज्ञानिक रूप से प्रतिबंधित वातावरण। अगर आपको याद हो, अगर उत्तर प्रदेश के आप लोग हैं और जो लोग बच्चे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वो बताएं कि मगरमच्छ को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में, बताइए, कुकरेल, नाम सुनिए, कुकरेल वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है, कुकरेल। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखेंगे, आप में से हम में बहुत से लोग चिड़ियाघर घूमने जाते हैं, कहोगे यस सर। हमें लगता है चिड़ियाघर हमारे आपके लिए बनाया गया है घूमने के स्थान के लिए, ऐसा नहीं है। चिड़ियाघर असल में बनाया गया है जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। अब बताइए कितने बच्चों को आज से पहले ये बात नहीं पता थी? नहीं पता थी तो एक बार थम्स अप भेजिए। तो ध्यान रखेंगे, चिड़ियाघर हमारे आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनती, इसका मनोरंजन दूसरा पर्पस है, प्राथमिक उद्देश्य है जीव जंतुओं का संरक्षण। ऐसे ही होता है बॉटनिकल गार्डन, देखो कितना आसान नाम लग रहा है। जीन बैंक, जीन बैंक में होता क्या है, आपने सुना होगा डॉली नाम की भेड़ सुनी होगी। डॉली भेड़ का नाम सुना होगा। डॉली भेड़ क्या थी? एक क्लोन थी, यानी जीन एडिटिंग करके इसे बनाया गया था। अगर किसी कहते हैं डीएनए, किसी जीव का डीएनए हमने संरक्षित कर दिया तो भविष्य में उस टाइप की प्रजातियां आसानी से विकसित की जा सकती हैं। तो ये जीन का एग्जाम्पल हो गया। एक्वेरियम हो गया, मछलियां, जो बड़े बड़े आर्टिफिशियल टैंक बनाए जाते हैं जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, वो इसी के अंतर्गत आएंगे। तो आप समझ गए। इन सीटू, मैं फिर समझा देता हूं, इन सीटू मतलब होता है जहां पर वो पाए जाते हैं उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको बचाने का प्रयास करना। इसी में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, ये सभी आएंगे। वहीं एक्स सीटू का मतलब होता है जंगलों से बाहर निकालकर उस प्रजाति का संरक्षण करना, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए अगर हमने ऐसा प्रयास नहीं किया तो। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने वादा किया है कि आपको YouTube पर वो कंटेंट देंगे जो आप लोग को पेड क्लास में भी बहुत दुर्लभ मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं बहुत कम ही ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, और जो बच्चे इस क्लास को देखें अपना ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि सर आपकी क्लास कैसी लगी, आप लोग बताइए, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे ही 2000 व्यू जाएंगे हम लोग आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे। और पीडीएफ देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से बनाई गई है, एक एक चीज को कलर कोडिंग करके बनाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, और क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछे आप आराम से उसे कर सकते हैं। देखिए एक शब्द होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो हॉटस्पॉट जनरली हम लोग अपने फोन से कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन ये हॉटस्पॉट वो नहीं है। जैसे आप जानते हो इस धरती पर सभी जगह हीरा समान रूप से नहीं पाया जाता है। भाई कई कंट्री में हीरे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कई में बिल्कुल नहीं है। कई कंट्रियों में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल खूब पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। कुछ में गोल्ड या सोना बहुत पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। जिस तरह खनिज संसाधन
पूरी दुनिया में सभी जगह समान रूप से नहीं पाए जाते, उसी तरह पूरी दुनिया में जैव विविधता भी हर जगह समान रूप से नहीं पाई जाती। लेकिन जहां जहां जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है उन क्षेत्रों को हमने नाम दिया है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो जैव विविधता के मुख्य स्रोत हैं और इन पर विनाश का खतरा भी है। एक पॉइंट काम मिला, ये यहां पर जैव विविधता देखो, उच्च प्रजाति समृद्धता और स्थानिक उच्च कोटि, यानी यहां पर क्या लिखा है, हाई स्पीसीज रिचनेस, यानी जीव जंतुओं की बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और इसमें एंडेमिक है। अब ये एंडेमिक क्या होता है, जब कोई प्रजाति दुनिया में केवल उस विशेष स्थान पे पाई जाती है तब हम उसे बोलते हैं एंडेमिक। आप कहोगे सर कोई एंडेमिक का एग्जांपल दे दीजिए। गोल्डन लंगूर आप सर्च कीजिए, चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर देखिए, ये कुछ ऐसे लंगूर पाए जाते हैं गोल्डन, देख रहे हैं, ये पूरे दुनिया में केवल भारत में पाए जाते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। एक होता है, एक दिखा रहा हूं मैं और आप लोग को, लॉयन टेल मकाक, ये देखिए, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सिंह पूछ बंदर, यानी लॉयन टेल मकाक। ये देख रहे हैं, ये है लॉयन टेल मकाक। तो ये लॉयन टेल मकाक जो होता है ये आप लोग का पश्चिमी घाट में पाया जाता है और यहां का स्थानिक है। यानी जो प्रजातियां किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं, जब कोई प्रजाति किसी स्थान विशेष में पाई जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग एंडेमिक स्पीसीज, यानी वहीं पर पाई जाती हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। आप समझ गए? लेकिन इस पे बहुत ज्यादा खतरा भी है। क्यों खतरा है अभी बताऊंगा मैं आप लोग को। इस शब्द को पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन मायर्स ने दिया था। किसने? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। ये याद रखिएगा, ये शब्द किसने दिया था, इनका नाम और किस देश के हैं, और अभी तक दुनिया में कुल कितने बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट की पहचान हो चुकी है। तो आप जानते हो 36 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट की पहचान हो चुकी है। इनमें से भारत में कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत में कितने हैं। तो ध्यान रखेंगे, भारत में 4 पाए जाते हैं, उनके नाम में अभी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में ये शब्द। अब देखिए आखिर इनको खतरा क्या है। किसी क्षेत्र को अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में परिभाषित करते हैं तो उसकी कुछ परिभाषा है। वहां पर कम से कम 1500 प्रजातियां पौधों की पाई जानी चाहिए, वो भी स्थानिक उनमें से होनी चाहिए, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हूं। ठीक है, और जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं उस क्षेत्र में लगभग 70%, ये याद रखिएगा, 70% एरिया या क्षेत्र या जंगल का विनाश हो चुका हो। और इसी प्रतिशत पर लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है। कई वैज्ञानिक कहते हैं भैया ये जो आपने प्रतिशत बता रखा है ना, ये बहुत ज्यादा है। जब 70% नुकसान हो ही जाएगा तो बचाओगे क्या आप लोग। इसलिए इस प्रतिशत को कम करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी यह 70% ही है।
इसीलिए ध्यान रखेंगे जो अमेज़न के जंगल हैं, बताइए अमेज़न के जंगल या वन किस देश में है? तो भैया ये पढ़ते हैं ब्राजील में। इसीलिए यहां पर प्रकृति की बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और उसको खतरा भी है, लेकिन वो 70% नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए वो इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है एग्जामिनर। अब देखते हैं भारत में कितने पाए जाते हैं। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इनके मैं बता देता हूं, ये देखिए, पहला है आप लोग का पश्चिमी घाट, पहला कौन सा है बच्चों? पश्चिमी घाट, मैं नंबर लिखता हूं। दूसरा है इंडो वर्मा, इंडो वर्मा क्षेत्र। तीसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है पूर्वी हिमालय। और चौथा है सुंडालैंड। अब कहोगे सर इस पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछेगा, भारत में कुल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो 4 है। या आपसे पूछेगा सुंडालैंड कहां पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार में, जो निकोबार द्वीप समूह है, केवल निकोबार, और निकोबार को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा। अब देखिए, पहला हो गया हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसमें हिमालय में भारत के अलावा भूटान, नेपाल, ये सभी क्षेत्र भी आते हैं। यहां पर पौधों की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी पाई जाती है, इसीलिए आयुर्वेद का इसे हब कहते हैं। दूसरा हो जाएगा इंडो वर्मा क्षेत्र। इंडो वर्मा क्षेत्र में असम, अंडमान, ध्यान रखिएगा, अंडमान आइलैंड आएगा इंडो वर्मा वाले में, और सुंडालैंड में निकोबार, बताऊंगा भी। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे। और ये ताजे पानी के कछुओं के लिए बड़ा फेमस है। किसके लिए? ताजे पानी के कछुओं के लिए बहुत फेमस है। तीसरा हो गया देखो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट क्षेत्र में आपका श्रीलंका वाला क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, इसमें श्रीलंका वाला क्षेत्र भी शामिल है। और देखिए अब क्या हो गया, सुंडालैंड। सुंडालैंड क्या लिखा है देखो, निकोबार। अंडमान किसमें हो जाएगा? इंडो वर्मा में, और निकोबार हो जाएगा सुंडालैंड। और सुंडालैंड में इंडोनेशिया के कुछ द्वीप आएंगे, मलेशिया आएगा, सिंगापुर, फिलीपींस। बच्चों ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मान के चलिए 3-4 साल बाद पेपर हो रहे हैं, तो पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा भी टफ आया तो उन बच्चों के लिए डिजास्टर हो जाएगा जो लोग रट कर आंसर करते हैं। तो रट कर पढ़ना छोड़िए, समझ कर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तब चीजें आप लोग की और बेहतर हो जाएंगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, तो एक बार आप लोग थम्स अप भेजिए और ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है? सोचकर आंसर करेंगे इसको आप लोग। और सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो देखिए, पूर्वी हिमालय है, हाँ ये तो अभी हमने पढ़ा है। क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र है? पूर्वी नहीं,
यहां बच्चे पश्चिमी होगा, इतनी। अब देखो सेकंड कट गया तो ये नहीं कि हम तीसरा पढ़ने लगेंगे, नहीं, हम पहले जहां जहां सेकंड है काट दीजिए, यहां सेकंड है, ये कट गया, अच्छा लो यहां भी कट गया, यहां भी, लीजिए हमारा आंसर आ गया। हमें सी पढ़ना भी नहीं पड़ा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एलिमिनेशन मेथड। यानी इस तरीके से आपको कम नॉलेज भी हो तो स्मार्टली आप आंसर कर सकते हैं। तो ये भी कट गया, हमारा आंसर केवल 1 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिए, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से भारत में, यहां पे भारत में पूछा विशेष रूप से, इनमें से कौन सा भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? इस नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हिमालय है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है, क्या विंध्यन है? नहीं, विंध्यन क्षेत्र की हमने चर्चा भी नहीं की है, यानी इसमें विंध्यन क्षेत्र शामिल नहीं होगा। अब देखिए, पढ़ाया था मैंने आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षित क्षेत्र इन सीटू नहीं है? अब देखो यहां पे क्या पूछा है, इन सीटू नहीं है, यानी पहले इन सीटू छाट लो, एक्स सीटू मिल जाएगा। इन सीटू कौन कौन सा है? तो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, नेशनल पार्क था, बायोस्फीयर रिजर्व था, लेकिन बॉटनिकल गार्डन क्या था? एक्स सीटू। क्या था? एक्स सीटू था। तो इसलिए कहता हूं, आपको इन सीटू नहीं पूछा है तो इन सीटू छाट लो, या सीधे एक्स सीटू याद हो तो वो कर लीजिए। इस तरह इन क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इजी तरीके से। अब देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण वाला क्षेत्र है? बताइए, प्राकृतिक संरक्षण का क्षेत्र कौन सा होगा? बिल्कुल सही, इन सीटू होगा, क्योंकि एक्स सीटू होगा नहीं, चिड़ियाघर एक्स सीटू है, ये भी एक्स सीटू है। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो ध्यान रखेंगे, मेरी क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए, शाम को 7:30 बजे, क्योंकि क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है, मॉर्निंग से सीधे इवनिंग में हो गया है। तो इस टाइम को आप लोग नोट कर लीजिए, शाम को 7:30 बजे हम लोग ईवीएस शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, और क्लासों का टाइम है 2 से 3 हमारा साइंस है, 3 से 4 मैथ है, 4 से 5 एसएसटी है, 5 से 6 हिंदी है, 6 से 7:30 सीडीपी है, 7:30 से 8:30 ईवीएस है, 8:30 से 9:30 इंग्लिश है, और 9:30 से 10:30 यूपीजी के है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आप लोग को जैसे ही 2000+ व्यू जाएंगे, मैं कोई लाइव की बात नहीं कर रहा हूं, व्यू केवल 2000 जाएंगे, और आप लोग ये आराम से कर सकते हैं, शेयर कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ रैंकर टीचिंग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।